हेलो दोस्तों मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों मेरा नाम विजय है। मैं पहली बार 10th क्लास के लिए मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। दोस्तों पहली बार मैं 10th क्लास के लिए कोई वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत से भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 10th क्लास के लिए भी एक दो वीडियो ज़रूर बनाएं, मतलब बनाकर बताएं, हमें अच्छा लगेगा तो फिर हम साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताना, अपन लाइव क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10th क्लास के लिए स्पेशली ये वीडियो है। बाकी सारे जो भी मैथ्स पढ़ते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपके 10th क्लास के मैथ्स के सिलेबस में कम से कम 17 चैप्टर्स हैं, कम से कम 17। और आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 8 है आपका, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। ये मेरा फेवरेट चैप्टर था जब मैं मैथ्स पढ़ता था, अभी भी मैं पढ़ता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसी को हम आज पहली बार साथ में डिस्कस करने वाले हैं। किसको? त्रिकोणमिति को। देखो, आपके सिलेबस में कितने 17 चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर नंबर 8 है आपका त्रिकोणमिति। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपको यही बताऊंगा कि ये चैप्टर नंबर 8 क्यों है, 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 8 इसलिए रखा गया है 10th क्लास में। आप एनसीईआरटी की बुक को उठाएं और जब आप चैप्टर नंबर 8 को खोलेंगे तो पेज में सबसे ऊपर लिखा है कि त्रिकोणमिति का स्थान जो मध्य में बनाया गया है वो कोई और चैप्टर या मैथ्स की कोई और शाखा नहीं ले सकती। ये ऐसे जावट जो भी नाम है उन्होंने कहा है, वो एक गणितज्ञ हैं। तो त्रिकोणमिति आपका चैप्टर नंबर 8 क्यों है, इसका रीज़न बुक के सबसे ऊपर ही लिखा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको उसका एक पिक्चर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री को अब हम शुरू करते हैं। देखो, त्रिकोणमिति, सबसे पहले हम नाम को समझ लें कि नाम का मतलब क्या है। त्रिकोणमिति आप इंग्लिश में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में देखें तो त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, जब आप इसको तोड़ोगे यानी संधि विच्छेद करोगे तो आपका निकलेगा त्रि प्लस कोण प्लस मिति। ये इसका क्या है? संधि विच्छेद है। त्रि का मतलब सबको पता है कि 3 होता है या 3 होता है। कोण का मतलब सबको पता है कि एंगल होता है। ये मिति, ये क्या है? इसका मतलब आपको मुझसे समझना पड़ेगा। देखो, मिति का मतलब होता है परिमाण। ध्यान रहे, परिमाण, परिणाम नहीं। रिजल्ट और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, 10th 11th 12th में आ गए हैं, तो परिमाण शब्द आप बार बार साइंस में भी सुनेंगे और मैथ्स में भी सुनेंगे। तो परिमाण, इसका मतलब होता है वैल्यू या मात्रा। यानी कि
तीन कोणों का परिमाण यानी कि तीन कोणों का वैल्यू या मात्रा ही त्रिकोणमिति है। तीन कोणों के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के नाम का मतलब क्या है। चैप्टर नंबर 8 क्यों है ये भी मैंने आपको बताया। तो ये त्रिकोणमिति का मतलब मैंने आपको बता दिया। देखो साइन कोस टेन ये कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 क्यों होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। आपको ये सुनने में मिलता है कि इसके यूज़ क्या हैं, तो चैप्टर नंबर 9 इसका यूज़ भी बताता है आपको। जो लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि नहीं हमको तो इसका कुछ यूज़ ही नहीं पता कि यूज़ क्या है इसका डेली लाइफ में, तो यूज़ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का मतलब। अब देखो आगे क्या होता है, आगे की बातें समझो। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जिस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए वो है एंगल। अगर आपको एंगल का नॉलेज नहीं है तो त्रिकोणमिति पढ़ना बेकार है। आपको एंगल का नॉलेज होना चाहिए। एंगल या कोण। देखो कोण क्या होता है। कोण दो भुजाओं के बीच दूरी को दर्शाता है। दो भुजाओं के बीच दूरी को दर्शाता है, लेकिन कौन सी दूरी? कोणीय दूरी। आप कभी भी देखोगे तो कोण कम से कम दो भुजाओं के बीच बनता है। एक भुजा आपकी ऐसी है तो एक भुजा आपकी ऐसी रहेगी, या आपकी एक भुजा ऐसी रहेगी, या आपकी एक भुजा ऐसी रहेगी। तो ये जो दो भुजाओं के बीच बनता है इसे ही हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। दो भुजाओं के बीच की कोणीय दूरी ही एंगल कहलाती है। आपको एंगल पता होना चाहिए। ठीक, जो हमारा त्रिकोणमिति है वो स्पेशली बनाया गया है 90 डिग्री एंगल के लिए। किसके लिए? 90 डिग्री एंगल के लिए बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो हमने अब भी पढ़ा है कि तीन कोण यानी कि त्रिकोण। कितने कोण होने चाहिए? तीन कोण। और सबने ये 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, और अब तो आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। एक त्रिभुज होता है जिसमें एंगल ए हो, एंगल बी हो और प्लस एंगल सी हो। इन तीनों कोणों का योग यानी कि जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आप यहाँ पर स्पेशली 90 डिग्री को पढ़ने वाले हैं तो आपका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ये आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब हम चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। मज़ा आएगा, बस वीडियो को देखना है आपको। ठीक है, अब समझो। त्रिकोणमिति स्पेशल एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। तो ये एक भुजा है और एक ये भुजा है। अच्छा, ये मैंने ऐसा ही क्यों बनाया? इसके पीछे रीज़न ये है, मैंने इसको ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि 90 डिग्री को हमें पढ़ना है और 90 डिग्री का साइंस में मतलब होता है लंबवत या परपेंडिकुलर। किसी भी चीज़ पर आप चाहे वो ऐसी रखी हो, जैसे अभी मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ तो ज़मीन पर मैं सीधा खड़ा हूँ, तो मेरे और ज़मीन के साथ ये ज़मीन है और ये मैं खड़ा हूँ ऐसा सीधा, तो मेरे और ज़मीन के बीच जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है और इसे हम साइंस की भाषा में लंबवत या परपेंडिकुलर कहते हैं। हम धरती पर चलते हैं, हम धरती पर घर बनाते हैं तो उसका धरती के साथ एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसी 90 डिग्री को हमें क्या करना है भाइयों? पढ़ना है। देखो, तो 90 डिग्री के लिए हमें पढ़ना है।
तो ये वाला एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो दो भुजाओं के बीच हमारा एक एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब हमें क्या चाहिए, दो एंगल और चाहिए, क्योंकि तीन कोणों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, तीन कोणों को हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो ये हमने इसको यहां से ऐसा मिला दिया, ये मिला दिया यहां से ऐसा, ये। अब हमें दो कोण और मिल जाएंगे, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। अब हमारे पास तीनों कोण है और तीनों कोणों का ही हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, उसी से हमारा क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो एक तो हमेशा रहेगा 90 डिग्री का, और ये दो जो रहेंगे ये कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे। देखो ये आपका कंपास होता है, कभी आपने ये कंपास देखा होगा, मैग्नेटिक कंपास, नहीं देखा कोई बात नहीं। चांदा देखा है, चांदा देखा होगा, तो चांदे में एक लाइन ऐसी होती है, तो चांदा ऊपर से इस तरह से यूं ऐसा होता है चांदा, सबसे बीच में आप देखोगे कि 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 लिखा होता है। ठीक है, तो 90 से आप इधर जाओगे तो कितना रहेगा, यहाँ पर 60 रहेगा, यहाँ पर 45 रहेगा, यहाँ पर 30 रहेगा। आप इधर जाओगे तो यहाँ पर कितना रहेगा, 90 और 30 120 रहेगा, इधर जाओगे तो 150 और इधर जाओगे तो 180। आप 90 से जब इधर चलते हो, यानी कि 90 से कम जो एंगल होते हैं उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से कम, 90 डिग्री से कम। यही 90 डिग्री तक आपको 10th क्लास में पढ़ना है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल की बात 10th क्लास में नहीं है, बाकी की बात 11th 12th में है। ठीक है, तो 90 डिग्री तक आपको पढ़ना है। तो न्यून कोण होंगे ये 90 से कम, या तो ये 89 हो सकते हैं, या तो ये 88 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन 90 नहीं हो सकते। ये 120 नहीं हो सकते, 150 नहीं हो सकते, 180 नहीं हो सकते। ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 से कम होंगे, इसीलिए हम इसे न्यून यानी कि छोटा या कम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, एंगल भी मैंने अच्छे से समझा दिया। अब देखो ये है हमारा एक समकोण, नाइन्टी डिग्री को समकोण एक स्पेशल नाम दिया गया है। 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लेना, मुझे नाम पता नहीं है कि समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, एक स्पेशल नाम दिया गया है, समकोण कहा जाता है। देखो तो ये तो हमेशा समकोण रहेगा, ऐसा नहीं है, आप इधर भी ऐसा खींच सकते हो, ऐसा यहाँ भी आ सकता है समकोण, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तीनों में से कोई ना कोई एक समकोण रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपका एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में हमें पता है कि एक लंबाई होती है, एक उसकी चौड़ाई होती है, इंग्लिश में लेंथ ब्रेथ होती है, और एक इसमें होता है ऊंचाई। देखो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 2 डायमेंशनल जो फिगर्स होते हैं उसमें आता है, ये ध्यान रखना आपको, 2 डायमेंशनल। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये ऊंचाई नहीं है, ये एक स्पेशल चीज़ है जिसे हम कर्ण या इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं हम,
कर्ण या हाइपोटेनियस। देखो ये मैं लंब बोल देता हूँ, ये मैं बोल देता हूँ कि ये चौड़ाई है। तो ऐसा क्यों? हम तो इसको चौड़ाई और इसको लंब बोल सकते हैं, हम इसको लंब और इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, तो बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन कब? ये डिसाइड होता है एंगल से। देखो कैसे डिसाइड होता है ये और बताऊं मैं आपको। ये किससे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा हमारा एंगल से। ये 90 डिग्री। अगर आपका एंगल यहाँ बनता है, अगर आपका एंगल यहाँ बनता है, तो ध्यान रहे एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लंबाई या लेंथ। ठीक, एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंबाई या लेंथ कहते हैं। ठीक, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक, समझ में आई आपको बात? ये 90 डिग्री के सामने क्या है? ये वाली भुजा है, ये कर्ण होती है, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ध्यान रखना, कर्ण हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। 90 डिग्री की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण होती है 90 डिग्री के एंगल की, या 90 डिग्री के जो त्रिभुज होते हैं उनमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या है ये? सबसे बड़ी भुजा। ये आपसे एक नंबर में भी खालिस्तान में या सही विकल्प चुनिए उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स रहती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंबाई। बचा है हमारा, इसे हम आधार या चौड़ाई कहते हैं। ठीक, या ब्रेथ इंग्लिश में। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, ये आपका 90 डिग्री है। अभी एंगल कहाँ बना था? यहाँ बना था। अब एंगल यहाँ बन जाए, मैंने इसको देखो पलटा दिया है, ये ऐसा कैसा है। अब एंगल जब यहाँ बन जाएगा तो एंगल के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी लंबाई, जिसे हम लेंथ कहते हैं या ऊंचाई कहते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? आधार। तो एंगल बदलने के साथ साथ लंबाई चौड़ाई यानी कि भुजाएं भी बदल जाती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको एंगल बताया था। तीनों एंगल को, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल ए बोल दें और एंगल बी, इन तीनों एंगल को आप जब जोड़ोगे तो आपके पास सम कितना आएगा? 180 का आएगा। इतनी बातें समझ में आई? अब देखो साइन थीटा कोस थीटा कैसे बनते हैं, ये देखो। इन एंगलों को हम थीटा बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा। ये क्या होता है? ये समकोण होता है। बाकी ये क्या होते हैं? ये थीटा होते हैं। थीटा, थीटा एक चिन्ह है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको ए भी बोल सकते हो, बी भी बोल सकते हो, एक्स वाई जेड जो आप चाहे बोल सकते हो। थीटा बोलो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन बुक में रहता है इसलिए बताना ज़रूरी है। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा कैसे बनते हैं। अब ये आपके पास त्रिभुज है, ये आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल है।
त्रिकोणमिति केवल और केवल 90 डिग्री के लिए ही होती है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो समझ लो आपका चैप्टर में आप बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री का। देखो 90 डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारे पास लंब हो गया, इसको हम लंब मान ले या लेंथ मान ले। ये हमारे पास आधार हो गया, ठीक है, या इसे हम क्या मान लें, चौड़ाई मान लें, कुछ भी मान लें, या ब्रेथ। ये आपके पास कर्ण हो गया या हाइपोटेनियस। एक इस त्रिभुज को लेके चलते हैं हम और एक इसको लेके चलते हैं। ये सीधा रहता है हमेशा, ध्यान रखना, ऐसा ऐसा नहीं रहता, ये हमेशा कैसे रहते हैं, सीधे रहते हैं। कर्व नहीं आना चाहिए, यानी कि मुड़ाव नहीं आना चाहिए। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये रेखिक गणित का हिस्सा है, इसमें कोई भी चीज़ मुड़ती नहीं है, ये हमेशा एक लाइन से बने होते हैं। लाइन से बने होते हैं का मतलब हमेशा सीधे रहते हैं। इसलिए आप देखो पेपर में आप जब करोगे क्वेश्चन को तो आप हमेशा स्केल से बनाने की कोशिश करें। तो एक इसको लेकर चलते हैं हम, एंगल तो 90 डिग्री ये रहा, इसको हम लंबाई मान लें। अभी हमने इसको क्या माना, आधार, और इसको हम चौड़ाई मान ले या आधार या बेस। इसको तो कर्ण मान ले, ये हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस। अब आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कैसे बनते हैं ये देखो। आपके पास एक है लंब, एक है आपके पास कर्ण, और एक है आपके पास आधार, ठीक है। ये तीन चीजें हैं आपके पास। लंब, कर्ण और आधार, ठीक है। इंग्लिश में ले लेते हैं तो लेंथ, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं। अब आप इनके रेशियो बनाओ। क्या बनाना है आपको, रेशियो बनाना है। यानी कि कोई भी दो उठाओ, एक को ऊपर रखो, एक को नीचे रखो। अभी आपको रेशियो पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। इनमें से कोई भी दो उठाओ, एक को ऊपर एक को नीचे। तो चलो आप कह दो, तो पहले इन दोनों को उठा लेते हैं। तो इसको हम ऊपर रख देते हैं, ठीक है, और इसको नीचे रख देते हैं। यानी कि हमने एल को ऊपर रखा है, एच को नीचे रखा है। अब आप कह दो तो हम इसको ऊपर रख देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, यानी कि एच अपॉन एल। अब आप मुझसे कह दो कि भाई इसको ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो, तो ठीक है, आधार और नीचे क्या रख दिया, कर्ण, ठीक है, यानी कि बी अपॉन एच। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझसे कह दो कि इसको ऊपर रख दो और इसको नीचे रख दो, यानी कि एच अपॉन बी, ठीक है। अब आप मुझसे कह दो कि इन दोनों को ले लो, तो हम इसको ऊपर रख दिया, एक को नीचे रख दिया, एल अपॉन बी। अब आप मुझसे ये कह दो कि इसको ऊपर रख दो और इसको नीचे, तो अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इतने ही बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा आप वीडियो को पोस्ट कर लेना, बना के बताओ और कमेंट कर देना बन जाए तो। 6 से ज़्यादा अब आप नहीं बनाए जा सकते, आप नहीं बना सकते, ना मैं बना सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6, केवल 6 बन सकते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा कोस थीटा कैसे बनते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप दो चीज़ों का यूज़ करो, लाल बट्टे कप्पा, और आप इसका भी यूज़ कर सकते हो।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका आप हिंदी वाले यूज़ करेंगे, हिंदी मीडियम वाले, और ये है इंग्लिश के लिए। देखो कैसे बनता है। अब देखो, लंब बटे कर्ण एल अपोन के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर लंबाई को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है आपका साइन थीटा। ये क्या है आपका साइन थीटा। साइन थीटा बना। अब देखो, ये है आपका आधार, ये है आपका कर्ण, ये है आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेनियस। तो आधार कहाँ है और कर्ण कहाँ है? तो आधार और कर्ण ये रहा। तो ये आधार और कर्ण ये है आपका कोस थीटा। ठीक। अब इधर देखो, एल अपॉन ए लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रहा हमारा। इसको हम बोलते हैं टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा ये आपके मुख्य त्रिकोणमिति फलन यानी कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। जब आप इन्हीं को उलट देते हो, जैसे लंब बटे कर्ण है, तो हम इसको कर्ण बटे लंब कर दे यानी कि पलट दे, तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाता है हमारा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा। ठीक। इधर आओ। तो अब हमारा क्या है? आधार बटे कर्ण। तो हम इसको जब पलट देंगे तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण और बटे आधार। तो इसको जब हम पलट देते हैं तो ये बन जाता है सेक थीटा, और इसको हम पलट देते हैं यानी लास्ट वाले को, तो टेन का उल्टा बन जाता है कोट थीटा। इतनी बात समझ आई? तो ऐसे आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और आपके कोसेक, सेक और कोट थीटा बनते हैं। ये आपको सारी चीज़ें चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो करना चाहे कर लें। अब देखो आगे चलते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये बन चुके हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा 1 अपॉन कोस, ये क्या दर्शाता है कि 1 अपॉन कोसेक ये क्या है? साइन का उल्टा है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक। साइन का उल्टा होता है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ये आप नोट कर लें बहुत अच्छे से। आगे देखो, हो गया। अब 90 डिग्री के एंगल के लिए एक सुप्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। स्पेशली 90 डिग्री के एंगल के लिए दार्शनिक और मैथमेटिशियन जिनका नाम पाइथागोरस था, उन्होंने एक थ्योरम बनाई थी जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से आज तक जानते हैं, जो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। हिंदी में कहें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक। ये होती है आपकी
क्या, थ्योरम। अब मैं आपको फॉर्मूले बना के बताऊंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही क्यों होता है, आपको एक एक जवाब दूंगा मैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक, कर्ण स्क्वायर अपॉन, माफ कीजिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, आपका जो मन है कर्ण उठाओ, लंब उठाओ और आधार उठाओ। आपके पास तीन ही चीजें, एक तो कर्ण है, एक तो लंब है और एक तो आधार है। जिसका मन हो उसके स्क्वायर का डिवाइड कर दो। चलो कर्ण के स्क्वायर का ही डिवाइड कर देते हैं। तो कर्ण के स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी कर्ण के स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, इसको भी कर्ण के स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं। ठीक, तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कर्ण बटे कर्ण इक्वल्स टू लंब अपॉन कर्ण प्लस आधार अपॉन कर्ण, ऐसा स्क्वायर ऐसा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। ठीक, अब आप देखो कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण ये कैंसिल नहीं हो सकते, इक्वल है इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। जैसे 2/2 है तो हम इसको काट सकते हैं, लेकिन 2/3 है तो कैसे काटोगे। तो ये तो आपका कर्ण से कर्ण कटने के बाद हो जाएगा 1, एक इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। अब भी हमने पढ़ा है, देखो लंब बटे कर्ण ये क्या होता है आपका साइन थीटा स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण, तो ये क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, ये होता है आपका कोस थीटा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला किससे बनते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम से बनते हैं, ये आप हमेशा याद रखें। तो 1 ही क्यों होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही होगा। कोई अब आपसे पूछे तो आप जाकर बता सकते हो। देखो अब इस एक फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, और इससे नहीं बनाना चाहो तो आप इसी से बना सकते हो। ये फॉर्मूला नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट करो फॉर्मूला नंबर 1 को। आगे देखो, अभी हमने कर्ण स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब चाहो तो आप 1 मिनट, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखो आप, अब आप इसको इससे डिवाइड कर दो चाहे इससे कर दो, जो आपका मन है। इससे कर दो तो लंब से कर देते हैं। ठीक है, लंब से डिवाइड किया, लंब स्क्वायर डिवाइडेड बाय लंब का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर डिवाइड किया। अब यहाँ देखोगे तो लंब के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर गया, बचा कितना 1 इक्वल्स टू और प्लस आधार बटे लंब क्या होता है हमारे पास, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है हमारे पास कोट थीटा।
और कर्ण बटे लंब हमारे पास क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब ये होता है हमारे पास कोसेक थीटा, यानी कि 1 प्लस कोट थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये आपका एक और फॉर्मूला बनकर आ गया। अब आप इसको आधार से डिवाइड कर दो, एक और फॉर्मूला बन गया, आधार से डिवाइड कर दो। तो आप इसको आधार स्क्वायर से डिवाइड करोगे, आधार स्क्वायर से डिवाइड करोगे, आधार स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो ये कट गया पूरा, बचा कितना 1 प्लस लंब बटे आधार होता है हमारे पास टेन थीटा, और कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ये है, आधार ये है, ये होता है हमारा सेक थीटा। तो देखो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपके 3 इम्पोर्टेंट क्या हैं फॉर्मूला से। इन 3 फॉर्मूलों से ही आगे के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जेईई से लेकर दुनिया भर की जितनी भी मैथमेटिक्स की जो चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, वो इसी से बनते हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस 1 को हम इस साइड ले जाएं, इस 1 को हम क्या कर दें, इस साइड ले जाएं, तो सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इधर करें कि हम 1 को इस साइड ले आए, तो कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। इधर देखो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। पक्षांतर कर करके आप जितने फॉर्मूला बना सकते हो बना लो। कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करके आप जितने चाहो फॉर्मूले बना सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 3 4 5 6 7 ये फॉर्मूले आपके इम्पोर्टेंट है। इससे और फॉर्मूले आप बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे बनते हैं फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ेदार तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आई होगी। ध्यान रहे, साइन थीटा की पावर 3 हो चाहे साइन थीटा, यानी कि साइन के अलावा कोस टेन जो आप ले लो 3 हो, तो आप इसको ऐसा ना लिखकर ऐसा भी लिख सकते हो। थीटा के ऊपर क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कभी 30 हुई, तो 30 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 27/123। तो इतना बड़ा एंगल होता ही नहीं है, तो थीटा के ऊपर आपको क्या पावर नहीं रखना है। ये थी बेसिक्स की क्लास। पूरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको समझ आया है या कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।